brought to you by Infinix. गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। ये थे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो 4 बरस तक निर्वासन में रहने के बाद अपने मुल्क लौट आए हैं। नवंबर 2019 में वो इलाज कराने के वास्ते विदेश गए, कोर्ट से परमिशन लेकर। बताया कि ठीक होते ही लौट आऊंगा, लेकिन वो दिन इतने लंबे अरसे के बाद आया, कुल 4 बरस। इस बीच सतलज में कितना पानी बह चुका है, और पाकिस्तान की राजनीति में भी। जब नवाज शरीफ को जेल हुई थी तब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लाडले भी बाद में बेगाने कर दिए गए और फिलहाल जेल में हैं। कमोबेश इसी क्रम में नवाज शरीफ भी साइडलाइन किए गए थे। हालांकि 4 बरस के अंदर अंदर उन्होंने वरद हस्त दोबारा हासिल कर लिया फौज का, और अब वो 4थी दफा प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। अंदर खाने के सूत्र कहते हैं फौज ने ओके कर दिया है, उनकी जीत तय है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि वो सिर्फ मोहरा बनकर रह जाएंगे या फिर इस बार पाकिस्तान में कुछ नया होने वाला है। ये जब होगा तब होगा, पर उससे पहले कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ किसके कहने पर पाकिस्तान वापस लौटे? उनकी वापसी से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आ सकते हैं? और अगर वो प्रधानमंत्री बने तो भारत पाक संबंधों का क्या होगा? नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की। लेकिन उससे पहले शरीफ का परिचय संक्षेप में। आज के वक्त में नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे दिग्गज और घाघ नेता माने जाते हैं। कुर्सी पर हो ना हो, पाक पॉलिटिक्स का एक पहिया उनके इशारों पर घूमता है। हालांकि इसकी शुरुआत बहुत रोचक ढंग से हुई थी। सन 1977 की बात है। लाहौर के बिजनेस सर्किल में एक मियां मोहम्मद शरीफ, उनका बहुत रुतबा हुआ करता था तब। वो असल में अमृतसर के रहने वाले थे और ज़मीन बेचकर स्टील की फैक्ट्री लगाई थी। विभाजन के बाद उनका पूरा परिवार लाहौर चला गया था और स्टील का कारोबार उन्होंने वहाँ भी जारी रखा था। कामयाबी मिली। आगे चलकर इत्तेफाक ग्रुप और शरीफ ग्रुप के नाम से उन्होंने 2 कंपनियां बनाई। इन्हीं मियाँ शरीफ के घर दिसंबर 1949 में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया नवाज। उसकी पढ़ाई लिखाई लाहौर में हुई। बिजनेस और लॉ में डिग्री हासिल की। उन दिनों नवाज बड़े शर्मीले हुआ करते थे। पूरा फोकस उनका पिता का बिजनेस चलाने पर था और पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर इस बीच पाकिस्तान में बड़ा उलटफेर हुआ। दिसंबर 1971 में इसकी बुनियाद रखी गई, जब भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। पाकिस्तान इसमें हार गया और पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक अलग मुल्क बांग्लादेश बन गया। इस हार का ठीकरा तत्कालीन जनरल याहिया खान पर फूटा। उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी और तब सत्ता में आए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के जुल्फिकार अली भुट्टो। वो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आए। मियाँ शरीफ का बिजनेस भी इसकी चपेट में आ गया। उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ और तब नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएल में शामिल हो गए, पीपीपी के विरोध स्वरूप। इसकी बुनियाद मिलिट्री जनरल अयूब खान ने रखी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएल भुट्टो का धुर विरोधी था। फिर आता है साल 1977। जनरल जिया उल हक जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट कर देते हैं। देश भर में मार्शल लॉ लग जाता है। जनरल जिया सर्वे सर्वा बन जाते हैं। उन्हें सत्ता मिल गई, लेकिन आम जनता को फौजी हुकूमत रास नहीं आई और तब जिया ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने तख्ता पलट को राजनीतिक वैधता पहनाने के लिए एक पॉलिटिकल लीडर्स का ग्रुप चुना और उससे हाथ मिलाया। ऐसे लीडर जिन्हें जनता का सपोर्ट हो, जो कह सकें कि आर्मी रूल सबसे बढ़िया है। और इसी क्रम में पढ़े लिखे और वफादार नेताओं की खोज शुरू हुई। उन दिनों जनरल गुलाम जिलानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ हुआ करते थे। उनकी 2 पहचान और थी। वो जनरल जिया के खास थे और मियाँ मोहम्मद शरीफ उनके दोस्त थे। उनके घर आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान उनकी नज़र नवाज पर पड़ी। वो उन्हें जनरल जिया से मिलाने ले गए और फिर साथ चल निकला। 1981 में नवाज शरीफ को पंजाब का वित्त मंत्री बनाया गया। 4 साल बाद चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी मिल गई। नवाज और जनरल जिया का गठजोड़ बढ़ता जा रहा था। जिया
सबके सामने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बताने लगे थे। भरी सभाओं में जिया कहते, काश नवाज को मेरी उम्र लग जाए। उम्र का क्या हुआ? 1988 का साल आया। पीपीपी की कमान जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर के पास आ गई। उन्हें लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट मिला और जनरल जिया उनका वर्चस्व खो रहा था। लेकिन चुनाव से कुछ वक्त पहले ही विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। ये हादसा था या षड्यंत्र? इसको लेकर पाकिस्तान में अभी भी चर्चा चलती है। चर्चा यह भी कि जिया की मौत के बाद आईएसआई ने नया तिकड़म भिड़ाया और एक अलग गठबंधन तैयार हुआ। नाम रखा गया इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद IJI। इसके लीडर थे गुलाम मुस्तफ़ा जटोई और नवाज शरीफ। उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का, फौजी हुकूमत का फुल सपोर्ट हासिल था। लेकिन जब पाकिस्तान में चुनाव हुए तो जीत बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP को हुई। हालांकि बेनज़ीर को 2 बरस बाद ही ये सत्ता गंवानी पड़ी। नवंबर 1990 का समय, नवाज शरीफ तब पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, पर वो भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान ने उनकी सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। नवाज तब सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को अवैध करार दिया। नवाज कुर्सी पर लौटे, लेकिन राष्ट्रपति से उनकी नहीं बनी और तब मिलिट्री ने दखल दिया और नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक खान दोनों को अब इस्तीफा देना पड़ा। फौज ने कहा, PM तुम अपने घर जाओ और प्रेसिडेंट तुम अपने घर जाओ, मस्त रहो, हम देख रहे हैं। फिर आया 1997 का साल। नवाज दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। पुरानी गलती से उन्होंने सबक लिया, संविधान में बदलाव किया और प्रधानमंत्री के पद को मजबूत बनाया। पर एक जगह वो चूक गए। उन्होंने वफादार तलाशने से परहेज नहीं किया। आउट ऑफ द वे जाकर परवेज मुशर्रफ को प्रमोट किया फौजी जनरल के तौर पर, लेकिन मुशर्रफ ने उनको अंधेरे में रखकर कारगिल युद्ध शुरू किया। इसमें पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी। नवाज ने तब मुशर्रफ को हटाने का प्लान बनाया और उससे पहले मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलट कर दिया। नवाज को निर्वासन में जाना पड़ा। मुशर्रफ ने डंके की चोट पर 2007 तक अपने फौजी बूट के तले मुल्क को चलाया। फिर प्रेशर में हुए चुनाव अगस्त 2008 में और तब मुशर्रफ ने कुर्सी छोड़ी। तब से पाकिस्तान में मिलिट्री सरकार नहीं आई है। हालांकि बैकडोर से उनका दखल हमेशा बना रहता है। परवेज मुशर्रफ को 2008 में सत्ता गंवानी पड़ी। पाकिस्तान में चुनाव का ऐलान हुआ। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ मुल्क वापस लौटे। पर एक और बड़ी खबर आई। एक रैली में बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल कर दिया गया। इसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग N और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी PPP के बीच गठबंधन हुआ। बेनज़ीर की तरफ से अब उनकी पार्टी की सदारत कर रहे थे उनके पति आसिफ अली जरदारी। गठबंधन के बाद सरकार बनी, लेकिन जल्द ही नवाज शरीफ का इस गठबंधन से मनमुटाव हो गया। नवाज शरीफ के लिए 2013 खुशखबरी लेकर आया, क्योंकि 5 बरस बाद जब चुनाव हुए तो वो तीसरी दफा प्रधानमंत्री बने। फिर आया साल 2016। प्रधानमंत्री की कुर्सी नवाज शरीफ के पास थी। अप्रैल का महीना था और पनामा पेपर लीक मामले में नवाज और उनके परिवार का नाम आ गया। दावा ये कि नवाज ने अवैध तरीके से संपत्ति खरीदी और उसका सही रिकॉर्ड पेश नहीं किया। नवाज शरीफ के बेटों हुसैन और हसन के अलावा बेटी मरियम नवाज पर भी आरोप लगा। उसी दौर में इमरान खान का पाकिस्तान की राजनीति में उभार हो रहा था। अक्टूबर 2016 में इमरान ने नवाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरे देश में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI ने प्रोटेस्ट किए और नवाज के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज के खिलाफ फैसला सुनाया और उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया। एक साल बाद जुलाई 2018 में नवाज शरीफ को 10 साल की सजा भी सुना दी गई। उधर फौज, उसने भी नवाज से दूरी अख्तियार कर ली। इसकी 2 बड़ी वजहें थी। पहली, नवाज की फॉरेन पॉलिसी। 2016 में जैश और लश्कर के आतंकियों ने पठानकोट और उरी में हमला किया भारत में। नवाज शरीफ ने इसका विरोध किया। पाकिस्तान की आर्मी को यह रास नहीं आया। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन पर भी पाकिस्तान की फौज और नवाज के बीच मतभेद पैदा हुए। इस आग में घी डालने का काम किया तारिक फतेमी ने। तारिक नवाज शरीफ की फॉरेन पॉलिसी के एडवाइजर थे। उन पर सरकार और आर्मी के बीच चल रहे मतभेद को लीक करने के आरोप लगे। नवाज ने उन्हें पद से हटा दिया। आर्मी, उसकी नवाज से दूरी की दूसरी वजह नवाज की छवि से जुड़ी थी। 2018 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज को भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया। ऐसे में आर्मी नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी छवि वाला PM के पद पर बना रहे। इसके अलावा आर्मी ने नवाज के रिप्लेसमेंट के तौर पर इमरान को पहले से ही तैयार कर रखा था। इमरान चुनाव के पहले आर्मी का गुणगान करते नहीं थकते और इसका फल मिला। 2018 में इमरान चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन गए। कहा गया कि ये नतीजा फौज की देन है।
लेकिन 3 बरस 2021 आते आते इमरान और फौज के बीच दूरियां बढ़ी। फिर अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इमरान की सरकार गिरा दी गई और तब नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए। नवाज के पाकिस्तान लौटने की सुगबुगाहट तभी से तेज हो गई। कहा गया कि अब आ रहे हैं तब आ रहे हैं, लेकिन आते आते 18 महीने और बीत गए। इस बीच शहबाज का कार्यकाल पूरा हो गया और कार्यवाहक सरकार भी आ गई। हमने पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार वसीम अब्बासी से इससे जुड़े सवाल पूछे। पहला तो ये कि इस देरी की वजह क्या रही, इतने समय तक पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब किसी वक्त भी आ सकते थे, लेकिन उनके लीगल चैलेंजेस थे और वो उससे पहले उनकी पार्टी का ये ख्याल था पाकिस्तान में कि उनको जान के खतरात लाहक हैं। तो वो उन्होंने देखा कि जब वो बिल्कुल सेफ हैं तो उस वक्त वो आए हैं और जाहिर है उनको था कि उनकी जान को कोई खतरात नहीं। और उसके अलावा जो लीगल चैलेंजेस थे, उन्होंने देखा कि जब बिल्कुल ही हमवार जमीन है तो फिर वो आएंगे। आपको पता ही है कि सब कॉन्टिनेंट में ये देखा जाता है कि आपके लिए हवा कब साजगार है। तो अभी उन्होंने देखा है कि उनके लिए हवा साजगार है। सियासी तौर पर हालात ऐसे हैं कि वो उनकी सिस्टम में गुंजाइश है। उनको पहले लग रहा था कि इमरान खान की सिस्टम में ज्यादा गुंजाइश है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके भाई की गवर्नमेंट है, फिर भी उनको लग रहा था कि उनके इमरान खान साहब के जो हामी हैं वो सिस्टम में ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो उन्होंने इंतजार किया इस वक्त का कि जब उनके हक में फिजा साजगार हो जाए, हालात बेहतर हो जाए, तो फिर उसके बाद वो जो है वो पाकिस्तान वापस आए। अभी मैं समझता हूं कि उनको लग रहा है कि वो उनके लिए बिल्कुल हालात साजगार हैं। उनके केसेस जो लीगल इश्यूज हैं वो भी सॉल्व हो सकते हैं, रिजॉल्व होने के करीब हैं। तो इस वजह से वो इस वक्त वापस आए हैं। जब शहबाज शरीफ पीएम थे तब भी नवाज की ही चलती थी। बड़े फैसले लेने के लिए पूरी कैबिनेट लंदन जाती थी। अब नवाज को खुद क्यों आना पड़ा? क्या शहबाज को पार्टी संभालने में मुश्किल हो रही थी? ये सवाल भी पूछा गया पाकिस्तान के एक और पत्रकार और लेखक एजाज सैयद से। नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान में एक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसको वो हेड करते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को, उसका सबसे पॉपुलर फेस नवाज शरीफ है। आप देख लीजिए, डोमेस्टिकली भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसका फेस नवाज शरीफ है। जो शहबाज शरीफ हैं वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो वो इतने को पॉलिटिकल आदमी नहीं है। ठीक है, वो पॉलिटिक्स में है, लेकिन वो अपने भाई के बाद में पॉलिटिक्स में आए हैं। और अगर उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लगाया था तो वो भी नवाज शरीफ ने नॉमिनेट किया था पार्टी को, और पार्टी ने उनको वोट दिया था, जिसकी वजह से वो बने। पाकिस्तान में अगर आम वोटर को अगर आप बात करें, कॉमनर की बात करें, तो वो पाकिस्तान में 2-3 नाम जानते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में नवाज शरीफ का नाम जानते हैं, इमरान खान का नाम जानते हैं, बिलावल का नाम जानते हैं, आसिफ जरदारी का भी नाम जानते हैं, लेकिन उसकी रीजंस बहुत सारी वेरियस हो सकती हैं। तो जो फेस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, वो नवाज शरीफ है। और जो वापस आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था। उसमें कुछ बुनियादी बात ये थी कि उनका कहना ये था कि उनको जब 2017 में रिमूव किया गया था एज प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने एक नैरेटिव ये बनाया था कि उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी वो उन केसेस के पीछे थी, वरना वो उनके हाथ साफ थे और वो बिल्कुल क्लीन मैन थे। तो अब उनकी जो वापसी है, उनकी रिटर्न जो है, वो अपना वो जो नैरेटिव है कि ही वाज ए क्लीन मैन, ही वाज फोर्स्ड टू सेंड, ही वाज ousted from the power on the best of the then military establishment. Now he thinks that the new military establishment is on his right side. Both have the convergence of interest, दोनों का इंटरेस्ट है, और जो नई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो उनको ग्रीन सिग्नल भी दिए हुए है। तो अब वो वापस आ गए। पाकिस्तान पहुंचने के बाद नवाज ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। बोले, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं बदला लेने नहीं आया हूं। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर करने पर भी जोर दिया। नाम नहीं लिया, पर उनका इशारा भारत की तरफ था। इससे संबंधित सवाल भी हमने एक्सपर्ट से पूछा। स्पीच का सार क्या निकाला जाए? पहला सवाल ये जी, पहली उनकी स्पीच बड़ी एंटीसिपेटेड थी, हाईली एंटीसिपेटेड थी। पाकिस्तान में बड़ा इंतजार किया जा रहा था कि वो क्या नैरेटिव देते हैं, बयानिया क्या देते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो उन्होंने जो उस स्पीच में एक स्टेट्समैन वाली स्पीच थी, एक जो मुदब्बिर रहनुमा होता है, एक वाइज मैन होता है, एक बड़ा एल्डर होता है जैसे नेशन का, उस तरीके से बात की। मतलब उसमें उन्होंने माफ करने वाली बात की। उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम नहीं लेना चाहता। जाहिर है, आपको पता है उनको सजाएं हुई थी, उनको जेल भेजा गया था, और उसके अलावा उनको जिस तरह आउस्ट किया गया था, पावर से हटाया गया था, उस पर उनको पहले बड़ी शिकायत थी। इससे पहले जलसों में कह चुके थे कि मैं
बदला लूंगा और मैं चाहूंगा कि इन लोगों मुझे इंसाफ मिले और उन लोगों को सजाएं मिलें जिन्होंने मुझे इलीगली सजा दी थी। लेकिन इस दफा वो मफाहमत की बात कर रहे थे, रिकंसिलिएशन की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे इकोनॉमी की फिक्र है पाकिस्तान की, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो, महंगाई कम हो, लोगों को रिलीफ मिले, इस वजह से मैं चाहता हूं, मैं सबको माफ करूंगा, मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के रीजनल भी रिलेशनशिप अच्छे हों। इंडिया का उन्होंने खासतौर पर मेंशन किया, कश्मीर की बात की कि उसका एक डिग्निफाइड रेजोल्यूशन मैं चाहता हूं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कॉरिडोर की बात की कि पाकिस्तान से बांग्लादेश तक इंडिया के रास्ते कॉरिडोर हो और इंडिया की भी उसमें मुफाहमत हो। आपको पता है कि नवाज शरीफ के हमेशा से इच्छा होती है कि वो इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात रखें और अभी पाकिस्तान की तमाम कुव्वतों की ये ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, प्रोवाइडेड कि इंडिया की तरफ से भी रेसिप्रोकेट किया जाए ये जज्बात को। तो इस वजह से उन्होंने ये बात भी की, उन्होंने चाइना के साथ रिलेशनशिप की भी बात की, उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप की बात की। बेसिकली एक स्टेट्समैन की स्पीच थी, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग की स्पीच थी, जिसमें वो बात कर रहे थे कि फ्यूचर की पॉलिसी क्या होगी, इकोनॉमिक एजेंडा क्या होगा, रीजनल रिलेशनशिप क्या होंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या होंगे। और उन्होंने अपने जो अपोनेंट्स थे उनको भी जरा इतना आड़े हाथों नहीं लिया, बड़े नरम अंदाज में गुफ्तगू हुई। इमरान खान साहब का नाम उन्होंने सिर्फ एक दफा लिया, उस पर भी उन्होंने माजरत की और उन्होंने कहा कि मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, नेम कॉलिंग नहीं करना चाहता, मैं एक डिफरेंट कल्चर को प्रमोट करना चाहता हूं। तो उनकी स्पीच बेसिकली एक हीलिंग टच था, उसमें ज्यादा ऐसी नहीं थी कि जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स की तरफ जा रही हो। नवाज शरीफ की सजा भी पूरी नहीं हुई, फिलहाल उन्होंने अग्रिम जमानत ले रखी है। आगे उनके सामने क्या कानूनी चुनौतियां आ सकती हैं, ये जानते हैं। जी बिल्कुल, उनके लीगल चैलेंजेस तो जरूर हैं। उनको जो 2 केसेस में सजा हुई थी, कन्विक्शन हुई थी, उनको जेल हुई थी, एक फ्लैगशिप रेफरेंस है और एक जो नैब का दूसरा रेफरेंस है उसमें उनको सजा हुई थी, इवन फील्ड रेफरेंस। उन दोनों केसेस में उनको कन्विक्शन हो चुकी थी, जेल में गए हुए थे, जेल से वो बेल पे गए थे, यानी जमानत पर बाहर गए थे इलाज की गरज से। तो वो जो केसेस हैं वो अभी स्टे करते हैं। उनको सिर्फ मोहलत मिली थी ट्यूसडे तक, यानी कि 24 अक्टूबर तक की उनको मोहलत मिली थी कि जब तक वो अपना पेश हो सकते हैं, जब तक कोर्ट में। तो कल कोर्ट में पेश हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि उनको इतने ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। जाहिर है टाइम तो लगेगा क्योंकि हाई कोर्ट में अपील है, लोअर कोर्ट में ट्रायल हो चुका है, उनको कन्विक्शन हो चुकी है, हाई कोर्ट में उनकी अपील है और उनमें उनकी जो बेटी है मरियम नवाज, उनको क्लीन चिट दे चुकी है हाई कोर्ट उसी केस में। तो उसमें तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनको भी क्लीन चिट मिल जाएगी, सिर्फ इनको पेश होना था। जो दूसरा रेफरेंस है उसमें भी लीगली बड़ा कमजोर किस्म का रेफरेंस है, ये सब लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं पाकिस्तान में। और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा अरसा चलेगा। तो जिस तरह का लग रहा है उनका इस्तकबाल हुआ है, जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, इस तरह लगता नहीं है कि उनके लीगल चैलेंजेस इतने ज्यादा होंगे कि वो उनकी पावर की राह में कोई रुकावट बन सके। और लगता है कि वो लीगल चैलेंजेस भी और कानूनी रुकावटें भी उनकी जल्द दूर हो जाएंगी और वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकेंगे, अपनी पार्टी को लीड कर सकेंगे जो आने वाले पाकिस्तान के चुनाव हैं। और बहुत सारे लोगों को तवक्को है कि वो एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं पाकिस्तान के चौथी बार। नवाज शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तीनों बार एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट से कुर्सी पर गए और नजरों से उतरते ही कुर्सी से उतर भी गए। क्या इस बार कुछ अलग हो सकता है या ये चक्र चलता रहेगा? ये वो अंग्रेजी में कहते हैं द बिगेस्ट लेसन ऑफ द हिस्ट्री इज दैट नोबडी लर्न्स फ्रॉम द हिस्ट्री। This is very unfortunate and bitter quote, I would say, but I would still go with the hope. I think so कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसने भी कुछ थोड़ा सा सबक सीखा है, कुछ नवाज शरीफ ने भी सबक सीखा है और कुछ बाकी पॉलिटिकल प्लेयर्स जो है वो सबक सीख रहे हैं। तो आई होप कि इस दफा जो चीजें स्मूथली हों। लेट्स सी कि इलेक्शन की डेट आके इलेक्शन स्मूथली होते हैं और फिर क्या इलेक्शन में नवाज शरीफ आएंगे या नहीं आएंगे या सेकंड फेज में आएंगे, तो टाइम मिलता है। इमरान खान फैक्टर कितना गुल खिलाने वाला है? कहा जा रहा है कि इमरान को काउंटर करने के लिए ही फौज ने नवाज से डील की। आने वाले आम चुनाव पर इसका क्या असर हो सकता है पाकिस्तान में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है। इमरान खान इज ए पॉपुलर लीडर ऑफ दिस कंट्री, बट एट द सेम टाइम इमरान खान इज इन जेल। इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी की जो टॉप 3 स्लॉट्स हैं वो सारी जेल में है। इमरान खान खुद जेल में है, उनके बाद शाह महमूद कुरैशी आते हैं, वो जेल में है, उनके बाद परवेज इलाही आते हैं, वो जेल में है। तो अगर टॉप टियर लीडरशिप जेल में है
और वो जो फैसला साजी है वो मौसर अंदाज से नहीं कर पाती, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, तो फिर कैंडिडेट की सिलेक्शन भी एक बहुत बड़ा इशू होगी। और फिर पंजाब में जो मेन बैटल ग्राउंड है पाकिस्तान का, जिस तरह आपके हिंदुस्तान में यूपी में अगर कोई जीत जाए तो पता लगता है कि बाकी हिंदुस्तान में भी उसका डंका बजेगा, इसी तरह हमारे यहाँ पंजाब है। तो पंजाब जो बैटल ग्राउंड है उसमें अगर अपोनेंट नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, तो जो जो लोग होते हैं जिन्हें आप जनता कहते हैं, तो जनता भी सोचती है कि मेरे काम जो है वो इस लीडर ने करने हैं जो बाहर है। तो अब देखिए अपेरेंटली तो लग यही रहा है कि नवाज शरीफ और उनकी जो पार्टी है वो एज हासिल करेंगे इस बात का कि वो ओपन फील्ड है उनके पास, ग्राउंड है उनके पास, और जो एक प्रॉब्लम आएगी वो इमरान खान साहब को आएगी। नवाज शरीफ की वापसी को पाकिस्तान की आम जनता कैसे देखती है? देखिए, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बड़ा पोलराइज्ड है, और इमरान खान साहब ने उसे पोलराइज करने में बड़ी एक रोल प्ले किया है। पॉपुलर लीडर थे इमरान खान, उनकी कल्ट फॉलोइंग थी, तो उन्होंने एक ऐसी जनरेशन भी पैदा की है जो अब्यूसिव भी है, गुस्से में भी है, यंग जनरेशन है, और इमरान खान साहब की फॉलोअर भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। नवाज शरीफ का आना 3 तरह से अहम है। एक, उनकी अपनी पार्टी के लिए, उनकी पार्टी रिवाइव हो गई है, उनका जो फॉलोअर है, उनका एक्टिविस्ट है, उसमें जान पड़ गई है। लाहौर में उन्होंने बहुत बढ़िया पब्लिक गैदरिंग की है, बड़ा बढ़िया जलसा किया है। दूसरी है उनके क्रिटिक, और पंजाब में उनके जो बड़े क्रिटिक है वो पीटीआई है। तो पीटीआई ऑलरेडी डाउन है, और आपको पता है कि पीटीआई ने 9 मई को मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया था, जिसकी वजह से दे आर प्रैक्टिकली एट रन। तो जो अपोजिशन है पीएमएल को वो नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे आए तो उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, उनके क्रिटिक्स की तरफ से। और एक तीसरा एस्पेक्ट भी है, और वो है आम आदमी जिसका पॉलिटिकल पार्टी से या पावर के धंधे से कोई लेना देना नहीं होता, वो वोट डालता है, तो वो बड़ा इकोनॉमिकली डिस्टर्ब है, टफ इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो उसको फेस कर रहा है। लेकिन ब्रॉडली जो चीजें फेवर में जा रही है वो नवाज शरीफ के जा रही है, इसलिए कि देखिए नवाज शरीफ ने बड़ी पब्लिक रैली से खिताब किया तो पाकिस्तान का जो ट्रेड इंडेक्स है वो भी ऊपर चला गया। तो इस वक्त इस तरह की न्यूज पाकिस्तान को चाहिए, तो इसलिए ब्रॉडली ये चीजें उनके फेवर में जा रही है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ का कद कैसा है, जानिए एक्सपर्ट तारा कार्था से। कि ऐसा है, पॉलिटिशियंस जो है जितने वो अपने बेस से बाहर रहेंगे उतना उनके लिए डिफिकल्टी है, क्योंकि लोग तो भूल जाते हैं। ये नहीं कि नवाज शरीफ इज इजी टू फॉरगेट, लेकिन फिर भी ना उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है अभी। लेकिन मैक्सिमम पॉइंट ये है कि जो इनका जो 2 मेजर केसेस, एक था वो जिनका वो फ्लैट्स इन्होंने खरीदा था लंदन में, 4 फ्लैट, विच इज नॉट अ जोक, 4 फ्लैट इन्होंने खरीदा था, उसमें इनको दे कुड नॉट एक्सप्लेन कि ये पैसे कहाँ से आए जब गवर्नमेंट ने पूछा था। दूसरा एक और केस है, इसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो अभी इज हेडेड बाय द आर्मी, उन्होंने कोर्ट का मान लिया है कि इस केस को अभी सस्पेंड करें। ठीक है, तो दैट इज वाई उनको वो सिग्नल मिला है आर्मी से कि तुम वापस आ सकते हो। इतने दिन तो नहीं था ये। आप तो जैसे आपको पता है पाकिस्तान में काफी डेंजरस होता है, आप तो ऐसे अपने मर्जी से वापस नहीं आ सकता है। तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि प्रोटेक्टिव बेल दिया जाएगा ऑन 2 केस में, और दूसरे में वो अरेस्ट वारंट सस्पेंड किए हैं, तो ही कुड देन थिंक कि तो ये डेफिनेट एक सिग्नल है अपने उनके आर्मी से कि ठीक है आप वापस आ जाओ। दूसरी बात यह है कि उनकी बेटी है, ही इज नाउ 73 इयर्स ओल्ड, उनकी बेटी है, उनके पॉलिटिकल एयर है, तो उनके लिए कुछ देना है। वो चाहते हैं कि इस उम्र में उसको ये एक ठीक तरह से एक लेगेसी दिया जाएगा जहां शी कैन देन टेक ओवर, मतलब यू नो। सो दैट इज वो रीजन है। अभी नवाज शरीफ अपने लंदन में वो काफी क्रिटिसिज्म कर रहे थे आर्मी के बारे में, अभी वो सब बंद कर दिया और ये वापस आया है। दूसरी सवाल जो आपने पूछा है
कि जैसे कि हाउ बिग इज, मतलब नवाज शरीफ का इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटिक्स में, वो तो रहेगा ही। आपने देखा होगा कल इनका जलसा तो था, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स इतने लोग आए हैं। उसके दो मतलब है, ये नहीं कि वो पॉपुलर है, ये साउथ एशिया है। क्राउड्स के लिए आपका मतलब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो अभी भी उनका पार्टी, जो शहबाज शरीफ था और उनके बेटे थे, उनके काफी लोग हैं जो हु आर वर्किंग फॉर द पार्टी, तो वो क्राउड को मोबिलाइज कर सकता है। दैट इज वन। नंबर टू ये है कि क्राउड मोबिलाइज करने के लिए आपको पैसे भी चाहिए। सो शरीफ के पास मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है। तीसरी चीज, पॉपुलैरिटी हम अभी तक मतलब क्लियर नहीं है, क्योंकि जो रिसेंटली एक पोल था, गैलप पोल होते हैं ना जो लोगों का ओपिनियन रिसर्च करते हैं, उसमें इमरान खान का पॉपुलैरिटी 60% का अबव था और नवाज का 37 ऐसे कुछ था। तो अगर हम उस पोल को माने तो शरीफ तो पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतने उनके ऊपर करप्शन चार्जेस डाले हुए हैं कि आम आदमी ये सोचते हैं कि इन्होंने चोरी करते हमारे पैसे लेके लंदन भाग गए। भारत को लेकर नवाज शरीफ की पॉलिसी क्या है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, नवाज शरीफ पाकिस्तान के वो लीडर हैं जिसपे उनको पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि वो कंसिस्टेंट रहे हैं कि पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज के साथ, बिलखुसूस पर्टिकुलरली इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। और अभी जब वो पाकिस्तान में वापस आए हैं और 21 अक्टूबर को उन्होंने एक बड़ी मेगा रैली से खिताब किया है, तो अपनी पहली रैली के पहले खिताब में, पहले एड्रेस में उन्होंने कहा है कि हम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते जिस वक्त तक हम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात नहीं बना लेते। तो ही इज कंसिस्टेंट। उन्होंने लाइन बता दी है कि अगर वो पावर में आएंगे तो ही विल बी फॉलोइंग हिज सेम पॉलिसी टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया। एक अनयूजुअल चीज था इस इनके स्पीच में, विच इवन मेरे लिए भी एक सरप्राइज आया कि उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ अच्छा रिलेशंस रखेंगे। मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया, क्योंकि वो तो पहली बार वापस आके अपने स्पीच में कि ये बोलेगा, तो आई वाज वंडरिंग, क्योंकि इंडिया तो कभी पाकिस्तान में इतने पॉपुलर नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता, तो क्यों इसने बोला। इनके दो हो सकता है, दो कारण है। एक तो यूएई और सऊदी अरेबिया ने काफी इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, जो आज इतनी बुरी हालत में है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि मैंने तो अभी कितना साल हो गया, मैं तो पाकिस्तान वॉचर हूँ 30 ईयर्स से, मैंने कभी नहीं देखा है इतनी बुरी हालत पाकिस्तान की इतने साल में। दैट इज वन। अगर इन्वेस्टर हो, अगर चाइना हो या सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पीसफुल एनवायरनमेंट हो जहां पर उनको पैसे बना सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। वो जब तक तुम लड़ाई करते रहो, टेररिज्म करते रहो, वो कभी नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि अभी ये मोदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्थापित किया है, एस्टैब्लिश किया है कि अगर आप टेररिज्म करेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, हम वापस जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अभी न्यूक्लियर छोड़ो, हम इसमें कभी मतलब वो जो पहले था टॉलरेंस, ये सब खत्म। तो आपके जो ऑप्शंस है, जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, अगर नवाज शरीफ हो या कोई भी हो या आर्मी हो, उनके ऑप्शंस काफी कम हो गए हैं। एक तो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि पैसे नहीं है, आईएमएफ पैसा नहीं दे रहा है, चाइना का कोई नया लोन नहीं है, कहाँ से आएगा? दैट इज वन। नंबर टू, आपको कहाँ तक लोगों के मतलब फ्लड्स के बाद, अभी लोगों के आपने सुना होगा पेट्रोल के प्राइसेस इतना बढ़ा दिया इन्होंने कि आम आदमी को एक चपाती, एक ब्रेड खाने में मुश्किल हो गया। इतनी खराब हालत हो गई है कि लोग अभी ये भी हो सकता है कि कल रेवोल्यूशन हो। तीसरी बात यह है कि जो इस काइंड ऑफ सिचुएशन में अगर लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा हो गया तो कुछ भी हो सकता है। तो आज इसकी जरूरत है कि पाकिस्तान को कैसे भी पीस और ट्रैंक्विलिटी की तरफ खींचा जाएगा और ट्रेड खोलना चाहिए। ट्रेड कहाँ से आएगा? इंडिया ही तो है ना सबसे बड़ी मार्केट, तो अफगानिस्तान में तो कुछ है ही नहीं।
चाइना से कितना आएगा, दूसरी तरफ तो वो सिंजांग है, उतना वो वहां पर तो ये नहीं कितना बड़े कंज्यूमर मार्केट है। तो ये है, मुझे लग रहा है कि ये रीजन है उनको ये इतनी बड़ी रिस्क ले रहे कि आते ही बोल दिया कि इंडिया के साथ हमें रिलेशंस ठीक कर। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुभ रात्रि।